नया IBN 7 हौसला है। पड़ोस में प्रलय मचा हुआ और ऐसे में क्या कुछ यहां ताजा हालात हैं। अपडेट्स के साथ हाजिर हैं हम। नेपाल में आए भयानक भूकंप से मरने वालों का यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और त्रासदी के 3 दिन बाद अब तक मौत का यह आंकड़ा 4000 के पार जा चुका है। अब तक 4310 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 8000 लोग जख्मी हैं। भारतीय राहत बचाव दल के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मौत का यह आंकड़ा 7000 के ऊपर जा सकता है, जबकि नेपाली सूत्रों के मुताबिक यह आंकड़ा 10,000 को छू सकता है। नेपाल से 3 भारतीयों के शव भारत लाए गए। वहीं काठमांडू में आज भी मौसम साफ देखा जा रहा है। ऐसे में राहत अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके, इसकी उम्मीद की जा रही है। और अब ऐसी कुछ तस्वीरें जो निश्चित रूप से बताती है कि आखिर क्या कुछ हुआ है इस बर्बादी के मंजर में। ड्रोन से ली गई तस्वीर, हर तरफ सिर्फ बर्बादी का ही मंजर। आसमान से काठमांडू की ये तस्वीरें खींची गई है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही के बाद नेपाल में आखिर क्या हाल है। इस बीच कल रात और आज सुबह फिर नेपाल में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के लोगों ने बीती रात भी सड़कों और मैदानों में गुजारी है। भूकंप के 3 दिन बाद अब नेपाल किल्लतों से जूझ रहा है और इस बीच भारत अपना मित्र धर्म निभाते हुए नेपाल की हर मुमकिन मदद में जुटा हुआ है। और ये तस्वीरें बताती है कि क्या है बर्बादी का ये मंजर नेपाल में। ड्रोन की नजर से नेपाल की ये तस्वीर, लेकिन वहीं जान बचाने की कवायद में जी जान से जुटे हुए तमाम वो लोग जो राहत कार्य में के लिए वहां पहुंचे हैं। और यहां देखी जा सकती है गाड़ियों की भी लंबी लंबी कतारें, क्योंकि कई जगह रोड पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, यातायात में बाधा आ रही है। वहीं राहत कैंप भी अब लोगों का आशियाना बन चुका है। हमारे पड़ोस नेपाल में भूकंप त्रासदी के बाद काठमांडू के टूरी खेल में सबसे बड़ा राहत कैंप लगा है और राहत कैंप में भूकंप पीड़ितों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। राहत कैंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता ने। राहत कैंपों में रह रहे लोगों की मुश्किलात जो हैं वो लगता है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं इस वक्त काठमांडू के सबसे बड़े राहत शिविर तुईखेल इलाके के शिविर में हूं। आप यहां देख सकते हैं कि सुबह सुबह ये पानी का एक टैंकर यहां आया है। यहां पर लोग पानी भर रहे हैं। अपना दिन भर का इंतजाम उन्हें करना होगा, क्योंकि शायद इसके बाद दिन भर कोई और टैंकर ना आ पाए। किस तरह की मुश्किल यहाँ लोगों को हो रही है, हम बात करते हैं। मैडम, आप कब से हैं इस कैंप के अंदर? शनिवार जिस दिन भूकंप आया था उस दिन से यहाँ पे आए। तो क्या यहाँ पर आपको रहने खाने की व्यवस्था है? क्या ठीक इंतजाम है यहाँ पे? ठीक तो नहीं है जी। क्या किस तरह की मुश्किल आपको आ रही है? घर जैसा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल घर जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन 4 दिन बीत गए हैं। क्या आप वापस घर जाने की, आपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रही हैं? सभी की वही हालत है। सभी की वही हालत है। तो क्या आपका घर भूकंप में टूट गया था? नहीं, मेरा घर तो नहीं टूटा, सामने वाला घर टूटने से हमको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए वो अंडर ग्राउंड फ्लोर से इसका पिलर है ना वो। जी, तो देखिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लोगों के घर जो नहीं भी टूटे हैं वो भी राहत शिविरों में रह रहे हैं इस डर से, क्योंकि कहीं फिर दोबारा भूकंप आए, जो क्रैक्स आए हैं घर में उनके चलते घर गिर ना जाए, यानी घरों को लौटने की हालत नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप भी इसी कैंप में रह रहे हैं? नहीं, मैं इधर घर में रह रहा हूँ, नहीं मगर बाहर रह रहा हूँ। अच्छा, घर के बाहर आपको रहना पड़ रहा है। क्यों आप, जब आप घर के बाहर क्यों रह रहे हैं, किस तरह का आप? क्योंकि कोई भी वक्त एकदम सेकंड में आ रहा है ना भूकंप, इसलिए बहुत त्रसित है आदमी, इसलिए सब बाहर ही है आदमी। और जितना भी बाहर से इतना प्लेन आ रहा है, इतना सामान आ रहा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा है, अच्छी तरीके से नहीं होगा है। बाहर से इतना हेल्प आ रहा है, इंडिया ने इतना दिया है, कोई भी कुछ
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शनिवार और रविवार के भूकंप के बाद जो उसके बाद दर्जनों छोटे झटके भूकंप के महसूस किए गए, वो लोगों को बहुत ज्यादा उन्होंने डरा दिया है। लोगों को लगता है कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, कभी भी भूकंप दोबारा आ सकता है। इसके अलावा जो राहत सामग्री आ रही है, जो हमें टीवी पर नजर आती है, अखबारों में पढ़ते हैं, वो शायद हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसा इन साहब ने हमें बताया कि भारत से बहुत भारी मात्रा में राहत सामग्री आ रही है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका ठीक से नहीं है। नेपाल में आए भयानक भूकंप से मरने वालों का यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और त्रासदी के 3 दिन बाद अब तक मौत का यह आंकड़ा 4000 के पार जा चुका है। अब तक 4310 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 8000 लोग जख्मी हैं। भारतीय राहत बचाव दल के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मौत का यह आंकड़ा 7000 के ऊपर जा सकता है, जबकि नेपाली सूत्रों के मुताबिक यह आंकड़ा 10,000 को छू सकता है। नेपाल से 3 भारतीयों के शव भारत लाए गए। वहीं काठमांडू में आज भी मौसम साफ देखा जा रहा है। ऐसे में राहत अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके, इसकी उम्मीद की जा रही है। और अब ऐसी कुछ तस्वीरें जो निश्चित रूप से बताती है कि आखिर क्या कुछ हुआ है इस बर्बादी के मंजर में। ड्रोन से ली गई तस्वीर, हर तरफ सिर्फ बर्बादी का ही मंजर। आसमान से काठमांडू की ये तस्वीरें खींची गई है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही के बाद नेपाल में आखिर क्या हाल है। इस बीच कल रात और आज सुबह फिर नेपाल में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के लोगों ने बीती रात भी सड़कों और मैदानों में गुजारी है। भूकंप के 3 दिन बाद अब नेपाल किल्लतों से जूझ रहा है और इस बीच भारत अपना मित्र धर्म निभाते हुए नेपाल की हर मुमकिन मदद में जुटा हुआ है। और ये तस्वीरें बताती है कि क्या है बर्बादी का ये मंजर नेपाल में। ड्रोन की नजर से नेपाल की ये तस्वीर, लेकिन वहीं जान बचाने की कवायद में जी जान से जुटे हुए तमाम वो लोग जो राहत कार्य में के लिए वहां पहुंचे हैं। और यहां देखी जा सकती है गाड़ियों की भी लंबी लंबी कतारें, क्योंकि कई जगह रोड पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, यातायात में बाधा आ रही है। वहीं राहत कैंप भी अब लोगों का आशियाना बन चुका है। हमारे पड़ोस नेपाल में भूकंप त्रासदी के बाद काठमांडू के टूरी खेल में सबसे बड़ा राहत कैंप लगा है और राहत कैंप में भूकंप पीड़ितों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। राहत कैंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता ने। राहत कैंपों में रह रहे लोगों की मुश्किलात जो हैं वो लगता है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं इस वक्त काठमांडू के सबसे बड़े राहत शिविर तुईखेल इलाके के शिविर में हूं। आप यहां देख सकते हैं कि सुबह सुबह ये पानी का एक टैंकर यहां आया है। यहां पर लोग पानी भर रहे हैं। अपना दिन भर का इंतजाम उन्हें करना होगा, क्योंकि शायद इसके बाद दिन भर कोई और टैंकर ना आ पाए। किस तरह की मुश्किल यहाँ लोगों को हो रही है, हम बात करते हैं। मैडम, आप कब से हैं इस कैंप के अंदर? शनिवार जिस दिन भूकंप आया था उस दिन से यहाँ पे आए। तो क्या यहाँ पर आपको रहने खाने की व्यवस्था है? क्या ठीक इंतजाम है यहाँ पे? ठीक तो नहीं है जी। क्या किस तरह की मुश्किल आपको आ रही है? घर जैसा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल घर जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन 4 दिन बीत गए हैं। क्या आप वापस घर जाने की या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रही हैं? सभी की वही हालत है। सभी की वही हालत है। तो क्या आपका घर भूकंप में टूट गया था? नहीं, मेरा घर नहीं टूटा, सामने वाला घर टूटने से हमको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वो अंडर ग्राउंड फ्लोर से इसका पिलर है ना वो। जी, तो देखिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लोगों के घर जो नहीं भी टूटे हैं वो भी राहत शिविरों में रह रहे हैं इस डर से, क्योंकि कहीं फिर दोबारा भूकंप आए, जो क्रैक्स आए हैं घर में उनके चलते घर गिर ना जाए, यानी घरों को लौटने की हालत नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप भी इसी कैंप में रह रहे हैं? नहीं, मैं घर में रह रहा हूँ, नहीं मगर बाहर रह रहा हूँ। अच्छा, घर के बाहर आपको रहना पड़ रहा है। क्यों आप, जब आप घर के बाहर क्यों रह रहे हैं, किस तरह का आप? क्योंकि कोई भी वक्त एकदम सेकंड में आ रहा है ना भूकंप, इसलिए बहुत त्रसित है आदमी, इसलिए सब बाहर ही है आदमी। और जितना भी बाहर से इतना प्लेन आ रहा है, इतना सामान आ रहा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, अर्थात अच्छी तरीके से नहीं होगा। बाहर से इतना हेल्प आ रहा है, इंडिया ने इतना दिया है, कोई भी कुछ
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शनिवार और रविवार के भूकंप के बाद जो उसके बाद दर्जनों छोटे झटके भूकंप के महसूस किए गए, वो लोगों को बहुत ज्यादा उन्होंने डरा दिया है। लोगों को लगता है कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, कभी भी भूकंप दोबारा आ सकता है। इसके अलावा जो राहत सामग्री आ रही है, जो हमें टीवी पर नजर आती है, अखबारों में पढ़ते हैं, वो शायद हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसा इन साहब ने हमें बताया कि भारत से बहुत भारी मात्रा में राहत सामग्री आ रही है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका ठीक से नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सही कह रहे हैं, जो राहत यहाँ मिल रहा है विदेश से, बाहर से, वो नहीं किसी को मिल रहा है कि नहीं। बहुत दिक्कत है। आप काठमांडू के ही रहने वाले? नहीं, हम वैसे हाँ तो यहीं रहते हैं कि नहीं जी। बहुत दिक्कत है, एकदम दिक्कत है। इसलिए राहत में प्रयास कर दिया जाए इसमें, है कि नहीं। हम बहुत लोग अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या किस तरह से आपकी मदद हो, जबकि आप राहत शिविर में तो आप रह रहे हैं, आप किस और क्या कर सकती है सरकार? यहाँ सरकार की अपने सही ढंग से पहल करना पड़ा कि नहीं, सब सही ढंग से पहल नहीं हो रहा है यहाँ जी। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो चीज है अपना जो आदमी है ना, वो रिलेशन, उसको बुला के वो राहत दे रहा है। अच्छा, जो अच्छा आदमी बाहर वो पहाड़ी एरिया में कुछ नहीं है, सब आदमी अंदर है। जी जी जी, कुछ नहीं है। देखिए, ये एक आरोप है एक तरीके से कि फेवरेटिज्म हो रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सरकार की तरफ से राहत सामग्री बांट रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हर जरूरतमंद तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। और नेपाल त्रासदी के बाद काठमांडू में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद भी लगातार जारी है। कई लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और एक ऐसे ही राहत कैंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता ने। यहाँ फंसे हुए भारतीयों की तादाद भी अब भी काफी ज्यादा है। 4 दिन हो गए हैं। एयरपोर्ट पर वापस जाने वाले, भारत लौटने के लिए बेचैन भारतीयों की एक लंबी कतार लगी हुई है। वहाँ हमें लगातार हम वहाँ गए थे और हमें वहाँ देखने को मिला कि बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। लोग हवाई जहाज से जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी लोगों को कॉमर्शियल फ्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे हैं। पेंडेंसी जो है वो हजारों में पहुंच चुकी है। अगर आज किसी को टिकट लेना हो तो उसका हजारों में पेंडेंसी जा चुकी है। हाँ, हालांकि अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपनी बसें भेजी हैं। 3 दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उन्हें ये कहा था कि हमें सड़क के रास्ते भी वहां फंसे हुए लोगों को निकालना चाहिए। और इसी क्रम में मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काठमांडू में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कुछ बसें आनी शुरू हुई हैं। हालांकि मैं ये बात बता दूं कि हमने कई लोगों से बात की जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वो सड़क के रास्ते जाने में उन्हें दिक्कत है। वो कहते हैं हर आदमी ये चाहता है कि उसे हवा के रास्ते ले जाया जाए, हवाई जहाज में ले जाया जाए, जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए। तो ये बात सही है। इस तरह की लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा है और जो राहत और बचाव के काम है वो नाकाफी है। ये दोनों चीजें मिलकर मुश्किलात को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। और काठमांडू में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हर चीज की किल्लत अब यहां पर देखी जा रही है। यहां तक कि पानी के लिए भी लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। हम लगातार आज सुबह से भी हमने राहत कैंपों में जब हम गए तो हमने देखा कि लोगों की मुश्किलात वक्त बीतने के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। आप तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाटर टैंकर आया हुआ है इस राहत कैंप में, और आप लाइन देखिए कितनी लंबी यहाँ लाइन लगी हुई है। उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये तमाम लोग हैं। इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि दिन भर में इसके बाद कोई और वाटर टैंक ना आए। पूरे दिन का इंतजाम पूरे परिवार के लिए यहीं से इसी वक्त लोगों को करना होगा। तो ये तमाम दिक्कतें हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आप इस कैंप में कब से रह रहे हैं? हम 4 दिन से इधर रह रहे हैं। क्या से शुरू हो गया तब से हम इधर। क्या आपका घर टूट गया है? मेरा तो टूटा नहीं है, मेरा पड़ोस वाला घर टूट के रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया, उधर जा नहीं सकते हैं। 2 ताला के ऊपर करीब दूसरा घर आके बैठा है, कोई जाने का तो नहीं है। हम पुलिस से भी बात किया, जो म्युनिसिपैलिटी से भी बात किया, वो लोग आके साफ करेगा बोलता है, लेकिन 2 दिन से वो लोग जाके कुछ नहीं किया। हम लोग ऐसा बाहर में। तो देखिए, ये एक मुश्किल है कि कई लोगों के घर जो है वो पतली गलियों में, संकरी गलियों में है। अगर मेरा घर नहीं टूटा, पड़ोस का घर टूट के मेरे घर का रास्ता उसने बंद कर दिया है, तो वहाँ राहत कार्य नहीं है, जेसीबी मशीन नहीं पहुंच पाती है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। इसलिए लोगों को अपने अच्छे भले घर छोड़कर भी यहाँ राहत कैंपों में रहना पड़ रहा है। बेटा, आप कॉलेज में पढ़ती हैं? हाँ। तो आप अब इस राहत कैंप में रह रही हैं, तो कॉलेज जाना नहीं हो पा रहा होगा। क्या आपको यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं और आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को टॉयलेट के साफ करने चाहिए, टेंट देना पड़ेगा, खान पीन नहीं है अच्छे,
तो हम लोग जैसा जो मजदूरी करके कमाते हैं, बच्चे लोग के पढ़ाते हैं, वो लोग को अभी कितना मुश्किल हो रहा है। एक तो कॉलेज में जाना नहीं मिल रहा है, दूसरा कपड़ा चेंज नहीं कर सकते हैं, घर में जा ही नहीं सकते। मैडम खासी मुश्किल हो रही होगी पूरे परिवार के साथ, बेटी है, हस्बैंड है, और आप लोग इस तरीके से रात कैंप पे रह रहे हैं। मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। अच्छा बेटा, आप बताइए कि क्या अभी कितने दिन और आपको यहाँ रहना पड़ सकता है? पता नहीं है कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए, ये आशंका और ये अनिश्चितता कितनी बड़ी हो सकती है किसी के लिए कि अपना घर छोड़कर राहत शिविर में रह रहे हैं और उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि कितने दिनों तक यहाँ रहना पड़ेगा। और इस भूकंप की त्रासदी के बाद आखिर क्या यहाँ का आलम है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपको भी हिला कर रख देगी। एक के बाद एक खौफनाक तस्वीरें जो इस जलजले को बयां करती हैं। ये पहली तस्वीर, किस तरह से तेज भूकंप आता है और आसपास रखी हर वो चीज हिलने लगती है। दूसरी तस्वीर जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भूकंप आने के बाद कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है और हड़कंप मचता है, लोग जान बचाकर भागने की कोशिश में जुटते हैं। तीसरी तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है, किस तरह से पूरी इमारत हिलने लगती है, चीख पुकार चारों तरफ मच जाती है और फिर धूल का वो गुब्बारा जो बताता है कि इमारत तहस नहस हो चुकी है। ये तस्वीरें बताती है कि कितना खौफनाक मंजर जब ये भूकंप आया। और ये चौथी तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई, किस तरह से भूकंप आने के बाद स्विमिंग पूल का पानी अचानक उछाल मारने लगा। ऐसा लगा जैसे समंदर में बड़ी लहरें आ रही हैं और इन पानी के उछालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना बड़ा था और कितना ज्यादा इसका असर हुआ होगा। ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से बर्फ का बवंडर कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था। और ये बर्फ का बवंडर हिमालय में बेस कैंप में जब वहां तकरीबन 1000 पर्वतारोही मौजूद थे, अचानक ये बर्फ का तूफान आया और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ और तस्वीरें जो दिल दहला कर रख देगी। देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ये इमारत कैसे गिर जाती है और धूल का गुबार, लोगों में चीख पुकार बताता है कितना भयावह वो मंजर जब ये भूकंप आया। ये तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई। एक और खौफनाक तस्वीर, कैसे लाइब्रेरी में शेल्फ में रखी ये किताबें जोर जोर से हिलने लगी, एक अलमारी नीचे गिर गई और ये तस्वीर बताती है कि भूकंप बहुत बड़ा था। वहीं CNN के पत्रकार डॉक्टर संजय गुप्ता ने नेपाल में रिपोर्टिंग के दौरान एक बच्ची की ब्रेन सर्जरी की और मानवता की एक मिसाल पेश की है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर गुप्ता CNN की ओर से नेपाल में आए भीषण भूकंप को कवर करने गए, लेकिन वहां उन्होंने 15 साल की एक बच्ची संध्या चेलिस का ऑपरेशन किया। संध्या पर उसके ही घर की दीवार गिर गई थी। संध्या नेपाल के ग्रामीण इलाके में रहती है। वो भूकंप के 2 दिन बाद ही काठमांडू के वीर हॉस्पिटल पहुंच सकी। उसके सिर में खून जमा हो गया था। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे ये ऑपरेशन करने को कहा। संध्या की हालत में ऑपरेशन के बाद सुधार है, लेकिन कुल मिलाकर वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सर्जरी के बाद 8 साल की बच्ची को भी अस्पताल लाया गया, जिसे इसी तरह के और ऑपरेशन की जरूरत थी। CNN में बतौर मुख्य स्वास्थ्य संवाददाता काम करने के साथ साथ डॉक्टर गुप्ता अटलांटा के अमोरी हेल्थ केयर में न्यूरोसर्जन भी हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि डॉक्टर गुप्ता ने रिपोर्टिंग जॉब के दौरान सर्जरी की हो। साल 2003 में इराक में रिपोर्टिंग के दौरान भी उन्होंने इराकी नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों की इमरजेंसी सर्जरी की थी। 2010 में हैती में आए भूकंप में भी गुप्ता और दूसरे डॉक्टर्स ने 12 साल की एक बच्ची की खोपड़ी से कंक्रीट का एक टुकड़ा निकाला था। भूकंप के बाद भारत के कई शहरों में लोग पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इम्फाल में लोगों ने भूकंप पीड़ितों के लिए मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की। मुरादाबाद में महिलाओं ने भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा विशाखापट्टनम में भी लोगों ने मोमबत्ती जलाई और भूकंप में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरठ में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और लोगों को श्रद्धांजलि दी।
नेपाल में आए भयंकर तूफान की वजह से अभी तक 4000 से भी ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने मौत के इस मंजर को बेहद नजदीक से अपनी आंखों से देखा। आइए सुनते हैं इस तबाही की कहानी उन्हीं चश्मदीदों की जुबानी। एकदम से पूरा घर हिलने लग गया। मुझे कुछ मतलब ऐसे कभी, क्योंकि अपने यहाँ दिल्ली में तो नहीं आता उतना तेज अर्थक्वेक, मेरे को लगा ही नहीं अर्थक्वेक आया। जो मेरे बड़े भैया लोग थे वो चिल्लाए, बाहर आओ सारे, बाहर आओ। हम लोग सीढ़ी पे आके खड़े हो गए, हम 4-5 जने थे, हम लोग खूब टाइट हक कर लिया एक दूसरे को। बट हमें समझ नहीं आ रहा हम नीचे जाए ऊपर जाए, क्योंकि सीढ़ियाँ खूब तेज तेज हिल रही आगे कि हम सीढ़ी पे पैर रखे तो सीढ़ियाँ गिर जाए, ऐसा हाल। मंदिर वगैरह वहाँ पे बैठे थे, सारे नीचे उठे टूट रहे थे, बच्चे लोग और सब वहाँ पे नीचे थे। कितने को तो निकालने की कोशिश किया, कोई किधर भाग रहा है, सारे जने को वैसे मरते हुए देखे अपनी आंखों से। फिर मेरी बहन ये ममता है, इसने कहा अरे मीनू जल्दी भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। और इतनी तेज से वो मतलब फ्लोर सारे जीने वगैरह हिलने लगे कि सर जीने में बार बार जाके लगे, नीचे उतरना मुश्किल हो गया। वहाँ पर जब ये मेरे सामने मौत का जर्जरा भूकंप आया, जब मैं एक धर्मसभा में बैठा था, स्वामी रामदेव जी, महाश्रवण जी भी वहाँ थे, उनके सामने ही जब भूकंप आया तो हम लोग जान बचाने के लिए पंडाल से ऐसे बाहर निकले। मैंने देखा बगल में एक बिल्डिंग है जिसमें से ईंट पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं और एक बहुत ही धूल का बड़ा गुब्बारा भी हमारे सामने ही है। पीछे मुड़ के देखता हूँ बुजुर्ग आदमी नीचे गिरे हुए हैं, उनको उठाया और थोड़ी देर पूरा पंडाल नीचे बैठ चुका था, जिसके नीचे सब लोग दब चुके थे। और आदमी को बोल रहा है भागो भागो। भागने के बाद सब आदमी सब नीचे में चला गया। नीचे में चलाने के बाद वो फिर हमारा दोस्त आया। फिर दूसरा बार जिस टाइम हुआ है हमारा दोस्त आया घर में। आने के बाद वो बोल रहा है वो भी काम भी कर रहा है। काम करने के बाद उस फिर 2 बार जिस टाइम हुआ वो फिर बोला है आदमी लोग भागो भागो। भागने के बाद वो सब आदमी भाग गया। वो भी उसका डर आके वो गिर गया नीचे 2 तला से। दिन भर ऐसे ही सब डर डर के सो रहे थे, जी रहे थे। जैसे लग रहा है हम मुसीबत ऐसे फंस गया, जैसे लग रहा है कोई जी के मर रहे, कोई जी के देख रहे, ऐसे ही है क्या सब।